Hello everyone, welcome to all of you on Science Edu, and today we are going to start this science class 10th chemistry first chapter chemical reactions and equations। यहाँ पे हम साइंस को कंप्लीट करेंगे और जितने भी इस चैप्टर के ब्लू बॉक्स के क्वेश्चंस हैं या डू यू नो है और जितने भी क्वेरीज हैं आपकी और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं या NTSC ओलंपियाड के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर करेंगे हम यहाँ पे। So let's start the chapter chemical reactions and equations। So what is a chemical reaction? कोई भी प्रोसेस है उसको हम केमिकल रिएक्शन कब कहेंगे? अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन हो रही है और उस रिएक्शन में हमारे पास कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे फिजिकल चेंज। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज। अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन है और उस रिएक्शन में हमारे पास नया सब्सटेंस अगर बनता है तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे केमिकल चेंज। और इस केमिकल चेंज को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। सो अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन में अगर नया सब्सटेंस बनता है तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। और अगर हमारे पास कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे केमिकल चेंज। उसको हम कहेंगे फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में हमारे पास कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता और केमिकल रिएक्शन में अगर कोई भी नया सब्सटेंस बनता है तो उसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। सो ये जितने भी एग्जांपल्स हैं आपके, ये मैंने आपके NCERT से कवर किए हैं और हम यहाँ पे कंप्लीट NCERT को पूरा लेके चलेंगे। तो इसमें हम जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल देखें तो फर्स्ट एग्जांपल में क्या है कि व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट द रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स, तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास कर्ड बनती है और जो कर्ड है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मिल्क से बिल्कुल डिफरेंट है। उसकी प्रॉपर्टीज़ मिल्क से बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमारे पास एक नया सब्सटेंस बना है जिसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे इनिशियल सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। व्हेन एन आयरन इज एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफियर, तो हम उसमें क्या होती है? एक रस्टिंग की प्रोसेस होती है और जो रस्टिंग के बाद एक ब्राउन कलर का कंपाउंड होता है उसकी प्रॉपर्टीज आयरन से बिल्कुल डिफरेंट होती है। व्हेन ग्रेप्स आर गेट फर्मेंटेड, तो हमारे पास अल्कोहल बनता है। व्हेन फूड इज कुक्ड, तो जो हमारे पास नया सब्सटेंस बनता है उसकी भी प्रॉपर्टीज नई पुराने सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होती है। व्हेन फूड गेट डाइजेस्टेड, तो हमारे पास एनर्जी और ग्लूकोज मिलता है। सो इसकी प्रॉपर्टीज भी हमारे जो इनिशियल सब्सटेंस स्टार्च है, प्रोटीन है, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमारे पास एक नया सब्सटेंस बना है। तो केमिकल रिएक्शन किसको कहेंगे? जब हमारे पास उस प्रोसेस में कोई भी नया सब्सटेंस बनता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और जब हमारे पास जो सब्सटेंस बना है उसमें कोई चेंज नहीं है, उसकी प्रॉपर्टीज इनिशियल सब्सटेंस जैसी ही हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे फिजिकल चेंज। जो हमारे पास ये लास्ट के एग्जाम्पल्स हैं इनको हम ध्यान से देखेंगे। ये है हमारे पास फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल। ये हमारे पास फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल्स हैं। बिकॉज व्हाट हैपन्स इन द मेल्टिंग ऑफ आइस, जो आइस है वो मेल्ट होकर वाटर बनाती है। तो जो आइस है उसमें भी वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो जब कंपाउंड सेम है तो इसका मतलब हमारे पास कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। तो ये कौन सा प्रोसेस होगा? फिजिकल चेंज। ऐसे ही वाटर इवेपोरेशन में क्या होता है? हमारे पास वाटर से स्ट्रीम बनती है और जो स्टीम होती है उसमें भी वाटर की ही प्रॉपर्टी होती है, H2 होता है। तो जो नया सब्सटेंस बना है वो वाटर ही है, स्टीम जो है। तो इसमें क्या है? कोई भी नई प्रॉपर्टीज इसके पास नहीं है, नो न्यू प्रॉपर्टीज फाउंड हियर। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। एंड जो केमिकल चेंज की जो प्रोसेस होगी किसी भी रिएक्शन में उसको कहेंगे हम केमिकल रिएक्शन। और ये मैंने आपको बता दिया है पूरा पहले ही कि केमिकल रिएक्शन किसको कहेंगे। अगर किसी भी प्रोसेस में कोई भी नया सब्सटेंस अगर फॉर्म हो रहा है तो उसको हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शन? किसी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होंगे? कब हम कह सकते हैं कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है वो हो रही है? अगर उस
वहाँ पे चेंज इन कलर हो रहा है तो भी हम उसको केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। अगर चेंज इन फिजिकल स्टेट हो रहा है तो भी हम उसको केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। अगर गैस का फॉर्मेशन हो रहा है तो भी हम उसको केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं, या फिर चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है तो भी हम उसको केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है तो भी हम उसको केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होता है हमारा? प्रेसिपिटेट एक इनसोल्यूबल मास प्रेजेंट होता है किसी भी लिक्विड में, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम प्रेसिपिटेट कहेंगे। जैसे वाटर में अगर सैंड प्रेजेंट होती है, अगर वाटर में सैंड प्रेजेंट है तो जो सैंड है वो इनसोल्यूबल मास है और वो नीचे जाकर डिपॉजिट हो जाती है, तो उसमें सैंड को हम क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेट। जो भी हमारा इनसोल्यूबल मास किसी भी रिएक्शन में प्रेजेंट होता है तो उसको कहेंगे प्रेसिपिटेट। जैसे ये हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन जो हमारे पास H2 है वो लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे चेंज इन स्टेट हो रहा है तो इसको भी हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। और अगर हमारी किसी भी रिएक्शन में गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो भी हम उसको केमिकल रिएक्शन कहेंगे। और अगर चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है तो भी हम इसको केमिकल रिएक्शन कहेंगे। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। सो व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन हम किसको कहेंगे? जब हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो जो इसका रिप्रेजेंटेशन का जो वे होता है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, तो उसी को हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। जब हम एक केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तभी उसको हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। जैसे मैग्नीशियम की और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है हमारे पास, तो जो ये केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं उसको कहेंगे केमिकल रिएक्टेंट। और जो केमिकल रिएक्शन के बाद जो हमारे पास सब्सटेंस नए बनेंगे उनको कहेंगे प्रोडक्ट। तो जब हम केमिकल रिएक्शन करेंगे तो जब हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को ऐसे लिखते हैं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नोट इट, तो इसको इजी करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और जब इस सिंबॉलिक फॉर्म में हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे तो उसी को कहेंगे हम केमिकल इक्वेशन। सो दिस इज द केमिकल इक्वेशन, दिस इज द वर्ड इक्वेशन, बिकॉज वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इसीलिए इसको ईजी करने के लिए हम जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है उसको सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के को क्या कहेंगे हम? केमिकल इक्वेशन। व्हाट आर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हम किसको कहेंगे? जो भी सब्सटेंस होते हैं हमारे केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में उनको कहेंगे हम रिएक्टेंट। जो भी केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस पार्टिसिपेट करेंगे उनको कहेंगे हम रिएक्टेंट। जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं वो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होंगे। सो जो लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होते हैं उनको कहेंगे हम रिएक्टेंट। और जो केमिकल रिएक्शन में हमारे सब्सटेंस नए बनते हैं, जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उनको कहेंगे हम प्रोडक्ट। और जो प्रोडक्ट होते हैं वो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होते हैं तो उनको कहेंगे हम प्रोडक्ट। जो एरो होता है हमारा वो किसी भी केमिकल रिएक्शन किस डायरेक्शन में होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो जो सब्सटेंस हमारे लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होंगे उनको कहेंगे हम रिएक्टेंट। और जो राइट हैंड साइड में नए सब्सटेंस बनते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में उनको कहेंगे हम प्रोडक्ट। सो व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जब हमारे पास जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में प्रेजेंट होंगे और उतने ही नंबर एटम्स प्रोडक्ट में प्रेजेंट होने चाहिए, उसी को कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, जब मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगी तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नीशियम के पास 2 एटम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के पास भी 2 एटम प्रेजेंट है। यहाँ पे हम देखेंगे कि मैग्नीशियम के पास 2 एटम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के पास भी 2 एटम प्रेजेंट है। सो ऐसे यहाँ पे भी हम देख सकते हैं जितने नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन के हैं रिएक्टेंट साइड में उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड में है, और जितने ऑक्सीजन के एटम रिएक्टेंट साइड में है उतने ही एटम्स प्रोडक्ट साइड में है। तो
जब नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होंगे तो इसी को कहेंगे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और जो हम इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं उसी को कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। सो दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अब हम करेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। सो किसी भी इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो हमें ये एग्जांपल लिया हुआ है, हमारे पास आयरन है और आयरन की जब वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो आयरन ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, एनक्लोज और फॉर्मूलाज इन बॉक्सेस। सबसे पहले हमारे पास जो जो हमारा फॉर्मूला है उन सभी को हम बॉक्स में एनक्लोज कर देंगे। बॉक्स में एनक्लोज करने के बाद ताकि हम जो भी चेंज करें इसमें वो आउटसाइड द बॉक्स चेंज करेंगे। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि जितने भी हमारे पास एटम्स प्रेजेंट हैं लेफ्ट हैंड साइड में और जो राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उन सब की अलग अलग लिस्ट बनाएंगे। जैसे आयरन जो है हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स एक प्रेजेंट है, यहाँ पे एक प्रेजेंट है और यहाँ पे कितने प्रेजेंट हैं 3, तो हमने 3 लिख दिया है। और हाइड्रोजन के हमारे पास 2 एटम हैं, H2O है और यहाँ पे H2 है तो हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 है और यहाँ पे O4 ऑक्सीजन के 4। तो जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं उन सब की एक लिस्ट बना लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वालों की अलग एंड राइट हैंड साइड वालों की अलग। सो जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारे पास होगा स्टेप 3। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबसे बड़े वाला कंपाउंड सेलेक्ट करेंगे जो हमारे पास रिएक्शन में होगा। तो सबसे बड़ा हमारे पास Fe3O4 है और उसमें भी हम वो एटम को सेलेक्ट करेंगे जो सबसे ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है सबसे बड़े कंपाउंड में ऑक्सीजन जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो हम उसी को सबसे पहले बैलेंस करना शुरू करेंगे जो हमारे पास सबसे ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन को बैलेंस करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे लेफ्ट साइड में कितने एटम प्रेजेंट हैं। हमारी जो मेन रिएक्शन है वो है FeH2O प्लस Fe3O4 प्लस H2। तो हमारे पास ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में एक एटम प्रेजेंट है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 4 एटम प्रेजेंट है। तो अब हमें इन दोनों को बैलेंस करना है। तो हमारे पास जब 1 है तो उसको जब हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 4 बन जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में जितने आइटम प्रेजेंट है और राइट हैंड साइड में दोनों इक्वल हो गए। तो जिस 4 को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है वही हम उसको रिएक्शन में यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो हमारी ये रिएक्शन बन जाएगी 4H2O प्लस Fe3O4 प्लस H2। तो इस तरीके से हमारा जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे बैलेंस हो गया है। नेक्स्ट जो है स्टेप 4, अब बाकी के हम जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास बचे हुए हैं एक एक करके हम सभी उनको बैलेंस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम हाइड्रोजन ले लेते हैं और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। लेकिन हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो रिएक्शन को हमने पहले बैलेंस किया हुआ है H2O के साथ, तो H2O के साथ जितने हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया था हमें वही नंबर लेके चलना है। तो हमारे पास अब यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने आइटम प्रेजेंट हो गए 8 और राइट हैंड साइड में कितने प्रेजेंट हैं 2। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के 8 हो गए और यहाँ पे कितने सिर्फ 2। तो अब जब हम इनको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2। जब हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये भी 8 आ जाएंगे और यहाँ पे भी 8 है। इसका मतलब अब हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद राइट हैंड साइड में जितने नंबर भी हमारे प्रेजेंट होंगे वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाएंगे। तो ये जो 4 है अब हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड में, क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड में 2 आइटम प्रेजेंट है, इनको ऐड करना है इसलिए राइट हैंड साइड में ही मल्टीप्लाई करेंगे इसको हाइड्रोजन को यहाँ पे। तो जब इसको 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा Fe प्लस H2O एंड Fe3O4 प्लस 4H2। अब हमारे पास बैलेंस करने के लिए सिर्फ आयरन बचा है। अब हम सिर्फ उसको बैलेंस करेंगे। उसको बैलेंस करने के लिए जितने भी एटम के प्रेजेंट लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में है सब हम को लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक एटम प्रेजेंट है, ये हमारे पास सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है
और राइट हैंड साइड में हमारे पास 3 एटम प्रेजेंट है। तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ हमारे पास यहाँ पे भी 3 आ जाएंगे और यहाँ पे भी 3 आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारी जो इक्वेशन है वो कम्प्लीटली बैलेंस हो जाएगी। तो फाइनल जो इक्वेशन होगी हमारे पास वो होगी 3Fe प्लस Fe3O4 प्लस 4H2O। तो जो स्टार्टिंग में जो मेन रिएक्शन थी हमारी वो ये थी Fe प्लस H2 Fe3O4 प्लस H2। तो बैलेंस करने के बाद जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो आई है वो ये आई है। तो अब इसकी करेक्टनेस को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास एटम प्रेजेंट हैं लेफ्ट हैंड साइड में उनको हम काउंट करेंगे और जितने भी एटम्स राइट हैंड साइड में है उनको काउंट करेंगे। तो देखो हमारे पास यहाँ पे 3 आयरन प्रेजेंट है और यहाँ पे भी हमारे पास 3 आयरन प्रेजेंट है। यहाँ पे 8 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी हमारे पास 8 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है और यहाँ पे भी हमारे पास 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसका मतलब हमारी इक्वेशन कम्प्लीटली अब बैलेंस हो चुकी है। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन होगी बैलेंस करने के बाद वो ये होगी। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट स्टेप बचेगा उसमें हमें क्या करना है कि जो हमारी फाइनल बैलेंस्ड होने के बाद केमिकल इक्वेशन आई है उसमें हमें जो उनकी फिजिकल स्टेट है उनके सिंबल्स हमें उनके साथ लिखने हैं। तो जो आयरन होगा वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट था तो उसके साथ हमें नीचे एस लिखेंगे। जो हमारा बॉर्डर था वो गैस के फॉर्म में प्रेजेंट था तो उसके साथ हम नीचे जी लिखेंगे। जो हमारे पास प्रोडक्ट बना उसमें जो आयरन का ऑक्साइड है वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसके साथ हम एस लिखेंगे। और जो हाइड्रोजन हमारी गैस रिलीज हुई है प्रोडक्ट में उसको हम जी से डिनोट करेंगे। सो दिस इज द कंप्लीट बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। हमने पूरी जो केमिकल इक्वेशन है मेन पार्ट है उसको अच्छे से बैलेंस करना हमें केमिकल इक्वेशन को सीख लिया है। अगर आपके फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं। और भी कोई अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।